हेलो एवरीवन, जैसे हमारे हाथ में ये पेन है, ठीक है। दिस पेन इफ पाइवोटेड एट दिस पॉइंट, पाइवोटेड मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसे इसको पाइवोट कर दिया, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद मैंने पाइवोट कर दिया, बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, बॉडी स्लाइटली टिल्टेड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशंस बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, अबाउट तो जैसे मान लो पेन है, अगर सेंटर ऑफ मास ये है तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको पाइवोट कर दिया जाए और तब ऑक्सीलेट करने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो उस केसेस में वो मिनिमम रेजिस्टेंस जो है सो अप्लाई करता है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पेन को इसके अबाउट पाइवोट कर दूं, ठीक है। तो और मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं पेन को इस पॉइंट के अबाउट पाइवोट करूं। अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस घट गया, पॉइंट ऑफ पाइवोट और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस घट गया। और मैं कह रहा हूं कि जैसे डिस्टेंस आपने घटा दिया तो जब मैं डिस्प्लेस करूंगा तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क जो इसको फिर से ओरिजिनल पोजीशंस पे ला रहा है उस रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू घट जाएगी टू स्लो डाउन द स्विंग, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि एक्सिस ऑफ रोटेशंस के अबाउट जो उसका रोटेशनल इनर्शिया है वो ऑब्जेक्ट का इंक्रीज करेगा एंड दैट्स व्हाई इट विल ट्राइज टू क्या होगा, इट विल ट्राई टू स्लो डाउन द स्विंग। और स्लो डाउन द स्विंग मतलब क्या चीज कि पेंडुलम वो स्लगिश हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग द टाइम पीरियड ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम के बारे में समझेंगे जो है सो, ठीक है। और कंप्लीट डेरिवेशन देखेंगे जो कि जेईई और नेट फिजिक्स के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। तो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। सबसे पहले जो ये बात कर ले कि हम इस पे डिस्कस क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक what is a compound pendulum and then we will going to derive the time period on the basis of the restoring torque। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के वेरियस पैरामीटर्स का क्या इंपैक्ट होता है, क्या इंटरप्रिटेशंस होता है उसको समझेंगे। और एक रियल लाइफ एग्जांपल जो है सो ब्रूम जो झाड़ू होता है जब उसको हम लोग हाथ से पकड़ते हैं तो उस केसेस में मतलब उसको एज ए कंपाउंड पेंडुलम की तरह हम लोग देखेंगे जो है सो, ठीक है। Let's move on. First of all, let's discuss about what is the compound pendulum. एक compound pendulum को अगर कहा जाए तो सिंपली क्या है कि एक रिजिड बॉडी है which is swinging about a horizontal axis। अब जैसे हमारे हाथ में ये पेन है, ठीक है। This pen if pivoted at this point, pivoted मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसे इसको पाइवोट कर दिया, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद मैंने पाइवोट कर दिया, या मैं अगर ऐसे पाइवोट कर दिया तो इस एक्सिस के बाद मैंने पाइवोट कर दिया। अब द पेन इज फ्री टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन। मैं अगर यहां ले आता हूं, हालांकि पेन कीमती है तो मैं इसको इतना फ्रीली छोड़ नहीं सकता हूं, तो ये नॉर्मल कंडीशन पे आएगी। तो ये जो रिजिड बॉडी है ये कंप्लीटली ये क्या होगा, अपने पाइवोट के अबाउट ये क्या करेगी तो ऑक्सीलेट करेगी एंड दिस ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द कंपाउंड पेंडुलम ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो अब बात बनी कि सर ये जो कंपाउंड पेंडुलम एक रिजिड बॉडी की तरह है, फिर डिफरेंस क्या है। जब आप सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं वहां क्या होता है कि आपका जो मेन मास होता है ना, मेन मास जो होता है वो एक स्ट्रिंग के सहारे किसी मतलब पॉइंट से अटैच्ड होता है, फिक्स्ड होता है और वो ऑक्सीलेट कर रहा होता है। उस केसेस में जो है सो सारा मास क्या होता है आपका एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो वो जो आपका ऑक्सीलेशन है और एक रिजिड बॉडी का जो ऑक्सीलेशन है इसमें चूंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इनर्शिया इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आता है और इसीलिए कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि मतलब एक क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि रेजिस्टेंस टू द रोटेशन, ये सब पैरामीटर्स इसमें इसके टाइम पीरियड को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। चलिए बेसिक की बात करते हैं। कंपाउंड पेंडुलम क्या है, एक रिजिड बॉडी है स्विंगिंग अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट डज नॉट नेसेसरली पासेस टू द सेंटर ऑफ मास। मतलब का मतलब ये है कि जैसे कि ये कंपाउंड पेंडुलम है और ये बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो इसको अगर हम इस पॉइंट पे पाइवोट कर दिए हैं अबाउट थ्रो एन एक्सिस ए प्राइम, ए प्राइम हमारा एक्सिस है, ये रहा ए पॉइंट एंड दिस इज द ए प्राइम पॉइंट। तो इस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी क्या है, पाइवोटेड है एट द पॉइंट ओ। तो ये जो एक्सिस है इट में पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास आल्सो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अब क्या होता है कि इस पॉइंट ओ के अबाउट ये फ्री टू ऑक्सीलेट है एज यू कैन सी हियर। यहाँ क्या है, यहाँ एक रॉड है, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर मास होगा, साथ में एक जो बॉल है इसके साथ अटैच उसका एक पर्टिकुलर मास होगा एंड द होल मास इज ऑक्सीलेटिंग अबाउट दिस पाइवोटेड पॉइंट ओ। और ये पाइवोटेड कैसे है, थ्रू एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो है इस एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट मतलब ये पाइवोटेड पॉइंट है। अब जो ऑक्सीलेशन हो रहा है वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ऑक्सीलेशन हो रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है ऑक्सीलेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ऑक्सीलेशन ये पूरा का पूरा ये कर रहा है। सो यहाँ क्या हो रहा है कि मैं ये अज्यूम करता हूं कि ये जो रिजिड बॉडी है इस रिजिड बॉडी का मास मान लो m है, ठीक है, और ये पाइवोटेड है एट द पॉइंट ओ थ्रू ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस a प्राइम। The body is hanging freely under the gravity in equilibrium positions। क्यों है, क्योंकि जो इसका वेट है यहाँ सेंटर ऑफ मास पॉइंट C है, तो यहाँ जो इसका वेट mg लग रहा है ना, इस mg ये जो mg है और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दोनों सेम लाइन में है, तो mg की वजह से कोई टॉर्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जो वेट mg नीचे लग रहा है इट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द अपोजिट फोर्स एक्टेड एट दिस पॉइंट
इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली ये जो बॉडी है वो यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम की अवस्था में। कैसे है ये, इक्विलिब्रियम की अवस्था में, ठीक है। तो इट विल एक्ट लाइक अ कंपाउंड पेंडुलम इफ वी डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू एन एंगल थीटा। मतलब ये जो लाइन है विच इज कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ मास टू द पॉइंट ऑफ पाइवोट, तो जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लाइन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर हेयर वी हैव डिस्प्लेस। ये रिजिड बॉडी क्या क्या था, ये इनिशियल पोजीशन पे रिजिड बॉडी कुछ ऐसे था, और इस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास जो था, और ये mg और लाइन ऑफ, ये देखिएगा कैचेस जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एकदम सेम लाइन में थे। जब हमने क्या किया कि बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, बॉडी स्लाइटली टिल्टेड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशंस बाय एन एंगल थीटा। थीटा एंगल से बॉडी को हमने क्या किया, मतलब ये जो एंगल अब है वो थीटा है, जो थीटा एंगल से हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो बॉडी का कुछ पोजीशन ऐसा हो गया, और अब आप क्या देख रहे हैं कैचेस, अब जो इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट है ये साइडवे हो गया। ये पहले क्या था, तो एकदम वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ पाइवोट था, अब सेंटर ऑफ मास क्या है, तो साइडवेज है ये, ठीक है। इसकी वजह से जो वेट mg फोर्स नीचे लगेगा, तो mg का जो एक कंपोनेंट होगा which will provide a restoring torque on this object to bring it back to this point, ठीक है। इस सेंटर मास को यहां ले आने की कोशिश करेगा, so that will be the restoring torque here। तो mg की वजह से जो restoring torque होगा, it will tries to bring back the body to the original position, ठीक है। और इस तरह से जो है तो आपका ऑक्सीलेशन होगा रिजिड बॉडी का जो है सो। तो यहाँ जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, अगर मैं उसकी गणना करना चाहूँ, उसकी वैल्यू को निकालना चाहूँ, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस मतलब क्या हो गया कि ये जो वेट लग रहा है ये mg नीचे की ओर लग रहा है, और जो ये एक्सिस है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ पाइवोट ये है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या होगा, इस mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट करता है, और पॉइंट ऑफ पाइवोट से जो लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो चूंकि मैंने कहा है कि जो ये जो डिस्टेंस है, मतलब क्या चीज कि l इज व्हाट, ये जो l है वो क्या है, तो ये है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम पाइवोट, ठीक है। पाइवोट पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी l है, तो मतलब ये तो l ही है, तो ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये जो होगा, ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ विल बी व्हाट, l sin थीटा, एंड दैट्स व्हाई हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टॉर्क होगा, torque due to the weight mg tau, and this is equal to the force mg into perpendicular distance क्या हो गया, तो l sin थीटा। अब एक चीज और समझ जाए कि there will be a negative sign, why, because it is a restoring torque। नेगेटिव साइन क्यों हमने लगाया यहाँ पे, बिकॉज ये क्या है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क है। मतलब क्या चीज कि डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा एंगल का, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन हियर। नाउ हमने हर ऑक्सीलेशंस में अज्यूम किया है कि थीटा जो होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। मतलब कहने का है कि इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो एक बहुत छोटे एंगल से ही मैंने इसको डिस्प्लेस किया है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन अप्रोक्सीमेट साइन थीटा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू थीटा। कब, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है। इस सिचुएशंस को आप अच्छी तरह समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, देन साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज थीटा ओनली। सो इट विल गिव्स यू द टाइम पीरियड t, the torque t as minus of mg into theta। so you can see here कि जो टॉर्क है, ठीक है, इट इज सम लीनियर फंक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज द SHM, ठीक है, SHM मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, क्योंकि टॉर्क जो है, द नेट रिजल्टेंट रिस्टोरिंग टॉर्क इज सम लीनियर फंक्शन ऑफ द एंगल थीटा, एंड सो वी कैन अप्रोक्सीमेट इट एज अ सिंपल पेंडुलम। नो, मुझे ये भी पता है कि जो टॉर्क होता है एज पर द न्यूटन्स लॉ, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जहां पे I क्या होता है, तो I will be the moment of inertia, ठीक है, of rigid body
इसका, ये जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसी पॉइंट के अबाउट होगा ना, अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोट, मतलब अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोट, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोट, ठीक है, पॉइंट ऑफ पाइवोट पॉइंट के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, नो इशू, एंगुलर एक्सीलरेशन। और आपको पता है व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, आपने पढ़ रखा है, इट विल बी d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। सो फाइनली यू कैन राइट इज एज कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, दिस इज d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, और यहाँ पे I लिख दीजिए, तो हो गया टॉर्क, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg इंटू थीटा। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो हुआ d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ mg, ठीक है, माइनस ऑफ mg, और ये जो मैंने कह रखा था कि mg, ये जो टॉर्क था mg इंटू एल साइन थीटा था, यार ये l कहाँ मिसप्लेस हो रहा है आपका, यहाँ तो l होगा ना, तो ये mg इंटू एल, यहाँ पे थीटा एंड बाई आई, ठीक है। तो फाइनली आपने क्या निकाला कि d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mgl बाई आई इंटू थीटा, मतलब मैंने निकाल लिया कि d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ mgl बाई आई इंटू थीटा। और आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, एंगुलर एसएचएम के केसेस में क्या होता है कि ये जो है सो थीटा का फंक्शन है, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है ना, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब इस इक्वेशन को आप कंपेयरिंग दिस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, ठीक है, इन केसेस ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है, इन केसेस ऑफ एंगुलर मोशन, तो आप यहाँ से ये कंपेयर जब करोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgl बाई आई। सो व्हाट विल बी द ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर mgl बाई आई लिख सकते हो। तो टाइम पीरियड जब निकालोगे तो क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, एंड दैट्स विल लीड्स टू दिस इक्वेशन कि I बाई व्हाट mg इंटू एल, दिस विल बी द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन तो तुमने निकाल लिया, तो इसमें ये तो चीज समझ में आ रही है ना कि I क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोट, मतलब हम लिख सकते हैं इसको I पाइवोट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोट है। तो यहां देखो कि किसी भी रिजिड बॉडी का जो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। किसी भी रिजिड बॉडी का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो जैसे मान लो ये पेन है, अगर इस सेंटर ऑफ मास ये है, तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको पाइवोट कर दिया जाए और तब ऑक्सीलेट करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, तो उस केसेस में वो मिनिमम रेजिस्टेंस जो है सो अप्लाई करता है, और दैट विल एट दैट मोमेंट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है। तो एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर किसी भी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो किसी और एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय सिंपली यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम की IP, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पाइवोट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द पॉइंट ऑफ पाइवोट। तो यहाँ L डिस्टेंस है तो ml स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हमारा जो है सो हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोट का। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू I के बदले में लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो लिख दिया, और प्लस ml स्क्वायर, मतलब क्या चीज, मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू डिस्टेंस ऑफ द रिजिड बॉडी, क्या रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ पाइवोट से, ये जो डिस्टेंस है ये L, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाता है, तो ml स्क्वायर एंड बाई यहां से mgl। तो फाइनली टाइम पीरियड का इक्वेशन आपने डिराइव कर लिया रिजिड बॉडी का। अब कहीं ना कहीं अगर इस इक्वेशंस को देखो, यू हैव डिराइव्ड द टाइम पीरियड इक्वेशन एज दिस, t बराबर 2 पाई रूट अंडर I बाय mgl। क्या लगता है जो नीचे वाला जो पैरामीटर है mgl, हमने जो इस रिजिड बॉडी का टॉर्क कैलकुलेट किया, जब हमने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया था, तो टॉर्क क्या आया था, टॉर्क की वैल्यू आई थी mgl यहां से थीटा। तो कहीं ना कहीं अगर हम mgl को लिख पाए तो mgl इज इक्वल टू व्हाट, टाउ बाय थीटा, मतलब टॉर्क पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सो नीचे वाला जो टर्म है वो क्या बता रहा है, टॉर्क
पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जितना ज्यादा आप उसको डिस्प्लेस करोगे, थीटा जितना ज्यादा आप दोगे, यहां तो हो गया पर यूनिट है, ठीक है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर एंगल वन एंगल से डिस्प्लेस किया तो टॉर्क ये लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, जितने एंगल से आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो टॉर्क आप निकाल सकते हो। और ये जो ऊपर वाला पैरामीटर ये क्या है, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोट IO, मतलब I की वैल्यू क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोट, ठीक है। तो अभी मैं इसको अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बताया भी कि अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास ICM प्लस मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी M और इनटू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द पॉइंट ऑफ पाइवोट, मतलब M इंटू L पे स्क्वायर। तो ये इक्वेशन में यहां सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं, ठीक है। बाकी M और L और G आप जानते हैं। अब जरा इस इक्वेशंस को देखो कि अगर हम इस इफेक्ट ऑफ L, ये जो लेंथ है, ये जो L का L मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी टू द पॉइंट ऑफ पाइवोट, अगर ये वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, छोटी होगी तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्लोज टू द पाइवोट होगा। ऑब्वियस बात है कि जो पाइवोट पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट के आसपास होगा। तो इस केसेस में क्या होगा कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है, क्या होगा कि जो L की वैल्यू छोटी हो गई, जब आपने L की वैल्यू छोटी रख दी तो रिस्टोरिंग टॉर्क के नीचे वाला फैक्टर है रिस्टोरिंग टॉर्क यूनिट एंगल, ये क्या हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क वीक हो गया, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल आपने निकाला है MGL है, ये वीक हो गया। अब रिस्टोरिंग टॉर्क अगर वीक हो गया तो रिस्टोरिंग टॉर्क ही तो है जो जब आप इस पेंडुलम को यहां से यहां डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ही नहीं ये यहां आता है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क ही तो है जो ये निर्णय लेता है कि ये कितना स्लोली ऑक्सीलेट करेगा, कितना फास्ट ऑक्सीलेट करेगा। तो ये आप कह सकते हो क्या चीज कि पेंडुलम लेजी हो जाएगा क्योंकि आपने L को छोटा कर दिया, और L को छोटा कर दिया मतलब आपने रिस्टोरिंग टॉर्क को कम कर दिया। तो पेंडुलम विल बी लेजी, और लेजी करने का मतलब क्या हो गया कि इट विल स्विंग स्लोली एंड दैट विल लीड्स टू द लार्जर टाइम पीरियड, ठीक है। एक चीज समझ गए कि अगर आपने इस रिजिड बॉडी को एक ऐसे एक्सिस के अबाउट पाइवोट किया जो कि सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी को कम कर देता है, पॉइंट ऑफ पाइवोट को कम कर देता है, तो अल्टीमेटली यू आर रिड्यूसिंग इट्स टाइम, यू आर रिड्यूसिंग द रिस्टोरिंग टॉर्क एंड दैट लीड्स टू क्या होगा, तो उसका जो मतलब टाइम पीरियड को आप बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो ये पेन है, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पेन को इसके अबाउट पाइवोट कर दूं, ठीक है, तो और मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं पेन को इस पॉइंट के अबाउट पाइवोट करूं। अगर सेंटर ऑफ मास यहां होगा तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस घट गया, पॉइंट ऑफ पाइवोट और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस घट गया। और मैं कह रहा हूं कि जैसे डिस्टेंस आपने घटा दिया तो जब मैं डिस्प्लेस करूंगा तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क जो इसको फिर से ओरिजिनल पोजीशंस पे ला रहा है, उस रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू घट जाएगी और इसकी वजह से ये धीरे धीरे आएगा। दैट विल मेक योर पेंडुलम लेजी इन द सेंस कि आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी बात समझिए कि अगर यही डिस्टेंस आपने लार्ज कर दिया, L इज लार्ज, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फार फ्रॉम द पाइवोट, तो सेंटर ऑफ मास पाइवोट पॉइंट से दूर चला गया तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया। जैसे कि इस पॉइंट को मैंने यहां पे पाइवोट कर दिया, अब सेंटर ऑफ मास यहां है, तो अब क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, जल्दी अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि L लार्ज है तो सेंटर ऑफ मास फार है फ्रॉम पाइवोट, तो रिस्टोरिंग टॉर्क स्ट्रॉन्गर है, और रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा है, इसका मतलब है कि पेंडुलम अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे फास्टली आ जाएगा और इसलिए फास्टर ऑक्सीलेशन होगा, एंड फास्टर ऑक्सीलेशंस लीड्स टू द स्मॉलर टाइम पीरियड। आई होप देयर इज नो डाउट हियर। नाउ कम टू द सेकंड केस। ये जो चीज है एक एनालॉजी है, बट इसको मैं अभी तुरंत डिस्कस करता हूं। पहले सेकंड केसेस देखते हैं। अब जो ये है इसको तो हमने समझ लिया कि ये जो पैरामीटर था ये क्या था, टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल, ठीक है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया क्योंकि हमने टाउ निकाला था MGL यहां से थीटा, तो इससे हमने समझ लिया। तो अब L की वैल्यू कैसे रिस्टोरिंग टॉर्क को अफेक्ट करती है ये तो समझ में आ गया। अब जरा I पे चलते हैं, ठीक है, अब जरा हम लोग I पे चलते हैं। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोट, ठीक है, जिस पॉइंट पे आपने रिजिड बॉडी को पाइवोट, मान लो ये रिजिड बॉडी है आपका और आपने इस पॉइंट पे इसको पाइवोट कर रखा है,
ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो है मान लो O है, इस पॉइंट के अबाउट इस पूरे रिजिड बॉडी का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I कहलाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या चीज कि इफ द मास इज स्प्रेड आउट, ठीक है, मास स्प्रेड हो गया मतलब क्या चीज कि मास इज स्प्रेड आउट, तो स्प्रेड आउट होगा मतलब क्या चीज कि एक्सिस से, स्प्रेड आउट के कहने का क्या मतलब, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस से ज्यादा दूरी पर मासेस आ गए अगर, तो क्या होगा कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बड़ा होने का मतलब क्या है कि मास की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा हो गई है, ये तो इसके केसेस में क्या होगा, आई बड़ा हो गया है तो इट रेजिस्ट रोटेशन स्ट्रांगली, इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन से रेजिस्ट करेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, इट इज रेजिस्टेंस टू द रोटेशनल मोशन। Mass is the resistance to the linear motion and moment of inertia is resistance to the rotational motion। तो जैसे ही आपने मास को स्प्रेड कर दिया तो क्या हो गया कि इट विल रेजिस्ट द रोटेशन स्ट्रांगली, और जब रेजिस्ट करेगा तो हार्डर टू एक्सेलरेट होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीलेशन स्लोअर होगा, लार्जर टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अगर मास को इफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द पाइवोट, जैसे ये पॉइंट पाइवोट है और इसका सेंटर ऑफ मास सपोज करो यहीं पे आ जाता है, मास कंसंट्रेटर का क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ मास खिसक के यहाँ आ गया, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट पे है। सो इफ क्या कि इफ मास इज कंसंट्रेटेड नियर द पाइवोट इट रेजिस्ट लेस, सो इजियर टू स्विंग, इसको स्विंग करना आसान होगा, सो ऑक्सीलेशन इज फास्टर। आपने इसको इस एनालॉजी को ऐसे समझो कि अब जैसे डोर है, दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा जो होता है अगर हल्का है, इफ इट इज लाइटर, तो क्या होगा कि डोर स्विंग फास्टर अबाउट द हिंजेस, तो वो उसका खुलना या बंद होना आसान हो जाता है, वो फास्टली खुलेगा, फास्टली बंद होगा अपने हिंज की। डोर एक्चुअली में क्या होता है, वो तो अपने हिंज के बाद खुलता है, मान लो ये हिंज है डोर का, डोर खुला डोर बंद हुआ, तो ये जो क्या हो रहा है एक्चुअली एक पर्टिकुलर हिंज के अबाउट तो डोर रोटेट कर ही रहा है ना। जब इसका जो डोर अगर कम भारी होगा, अगर लाइटर होगा, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें क्या है, तो मतलब लाइटर है, लाइटर के केस में क्या हो गया कि व्हेन इट इज लाइट तो क्या होगा, सो इट डोर स्विंग्स फास्टर अबाउट द हिंज व्हेन इट इज लाइट, बट इट इज स्लोअर इफ यू अटैच ए हैवी वेट एट द एंड। लेकिन अगर आप जाकर के यहाँ पे लटक जाओ तब डोर को स्विंग कराओ, देखो कितना हैवीली वो रोटेट करता है, क्यों, क्योंकि जब आप एक्सिस से दूर जाके खड़े हो गए तो क्या हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अचानक से बढ़ गया, एंड दैट विल लीड्स टू द स्लो मूवमेंट ऑफ द डोर। तो ये एक एनालॉजी है जो आपको समझ में आएगी। नाउ जो एक केस था यहाँ ब्रूम को लेकर के, झाड़ू है, ठीक है, इसको समझते हैं जरा सा, क्योंकि अगर आप देखें तो जब हम लोग सभी ने झाड़ू का इस्तेमाल किया होगा जो है, सो वी ऑल हैव यूज्ड द ब्रूम, ठीक है। नाउ होल्डिंग द ब्रूम नियर द ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स क्या होता है कि जहां पे जो ये मास वाला एरिया होता है, जहां पे इसका मतलब हैंडल जो होता है, ब्रिस्टल जहां से वो मेन जो उसका पॉइंट अटैच मास अटैच होता है, सो होल्डिंग द ब्रूम नियर द ब्रिस्टल, अगर हम यहाँ इसको पकड़े, ठीक है, और तब इसको अगर रोटेट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्या होगा कि होल्डिंग द ब्रिम नियर द ब्रिस्टल स्लग इज स्विंग, और होल्डिंग इट हैंडल के पास अगर हम पकड़ते हैं तो ये क्या होता है, क्विक स्विंग होता है। इसके पीछे समझो ब्रिस्टल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो झाड़ू है ब्रिस्टल है, ठीक है, इसका हैवी पार्ट कहाँ है, ब्रिस्टल के पास है, मतलब इस पॉइंट जो ब्रिस्टल है यहाँ पे हैवी पार्ट है, तो मोर मास इज कंसंट्रेटेड एट द ब्रिस्टल साइड, और जो हैंडल साइड है वो क्या है, लॉन्ग स्टिक है, तो यहाँ ये जो साइड है ये क्या है, यहाँ लाइटर मास है, क्या है ये लाइटर है, ये साइड क्या है लाइटर है, तो मास यहाँ पे स्प्रेड आउट है, डेंस लेस डेंस है, तो बिकॉज द ब्रिस्टल्स आर हैवियर, ठीक है, क्योंकि ब्रिस्टल्स हैवियर है तो जो सेंटर ऑफ मास अगर हम बोलेंगे तो यहां से मिडिल में मत डाल देना, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हैवियर साइड पर शिफ्ट होगा, तो अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, तो मिड पॉइंट ये है, इसको अगर तुम मिड पॉइंट मानते हो, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ये है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या चीज कि बिकॉज द ब्रिस्टल्स इज हैवियर, ब्रिस्टल हैवियर है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्रिम विल नॉट बी इन द मिडिल, यहां पे सेंटर ऑफ मास नहीं हुआ, ठीक है, इट विल बी क्लोजर टू द ब्रिस्टल्स। ये तो समझ में आ रही है बात, तो सेंटर ऑफ मास ब्रिस्टल का यहां आ गया। अब देखो इफ यू बैलेंस द रियल ब्रूम ऑन योर फिंगर, अगर तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि जब फिंगर पे ऐसे लेकर के झाड़ू को जो बैलेंस करने जाओगे तो वो वहीं पे बैलेंस होगा जहां पे कि उसका सेंटर ऑफ मास होगा, और तुम देखना खुद भी ये एक्सपेरिमेंट करके कि वो ब्रिस्टल के आसपास जाकर के ही बैलेंस होगा, क्योंकि उसका जो मोस्ट ऑफ द मास है वो कंसंट्रेटेड ब्रिस्टल के पास है, तो अल्टीमेटली उसका सेंटर ऑफ मास ब्रिस्टल के साइड ही आकर के शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो अपने घर के झाड़ू के साथ एक्सपेरिमेंट करके, वो फुल वाला
झाड़ू जो आता था, जहां पे पूरा एकदम वेट ज्यादा रहता था उसके पॉइंट पे, जहां पर आप उसको पकड़ते थे। अब देखो क्या चीज कि इस केसेस में देखो कि अगर आप होल्डिंग नियर द ब्रिस्टल, अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो, ब्रिस्टल के आसपास अगर आप होल्ड करते हो, तो सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। तो सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी कम हो जाती है, तो इस केसेस में क्या होता है, स्लो ऑक्सीलेशंस होता है, और स्लो ऑक्सीलेशंस होता है, ठीक है, इस केसेस में, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो मतलब अगर आप होल्ड करते हो मिडिल में, तो मिडिल में होल्ड करते हो तो सेंटर ऑफ मास से दूरी बढ़ जाती है, एंड इन दैट केस आप ब्रिस्टल का ऑक्सीलेशन क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है, ठीक है। और अगर आप एंड पे जाकर पकड़ लेते हो उसको, ठीक है, तो यहाँ फास्ट ऑक्सीलेशंस होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है और जहां से पॉइंट ऑफ पाइवोट अगर आप कहेंगे वो डिस्टेंस बढ़ गई है, तो इसका ऑक्सीलेशन क्या हो जाता है, फास्ट, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क इसमें ज्यादा आने लगता है, ठीक है। तो ये तो खैर चीज है। और हम लोग को जो भैया टाइम पीरियड का जो इक्वेशन है किसी भी रिजिड बॉडी का अबाउट अ पॉइंट ऑफ पाइवोट एज टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाय mgl, और हमने देखा कि कैसे जो न्यूमरेटर है आई, इट ट्राइज टू स्लो डाउन द स्विंग, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि एक्सिस ऑफ रोटेशंस के अबाउट जो उसका रोटेशनल इनर्शिया है वो ऑब्जेक्ट का इंक्रीज करेगा, and that's why it will tries to क्या होगा, it will try to slow down the swing। और slow down the swing मतलब क्या चीज कि अब जो पेंडुलम है वो स्लगिश हो जाएगा, और स्लगिश मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और सिमिलरली हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर है mgl, वो क्या था, वो था एक रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल, क्योंकि जो हम लोगों ने इस केसेस में जो रिस्टोरिंग टॉर्क निकाला फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाउ, एंड उसका मैग्नीट्यूड था mgl इंटू थीटा। तो कहीं ना कहीं हम ये लिख सकते हैं कि mgl इज बेसिकली टाउ बाय थीटा, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल। तो अब आप ये देख रहे हैं कैचेस कि अगर हम l की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, when I say that we are increasing the value of L, we basically mean कि जो center of mass of the rigid body और जो point of pivot O of the rigid body, और ये जो distance है, ये distance ही L है ना, तो L को घटाने या बढ़ाने का क्या मतलब है कि जो हम उस rigid body को ऐसे एक्सिस के अबाउट पाइवोट कर रहे हैं जिस एक्सिस के अबाउट जो ये L की वैल्यू है वो घट रही है या बढ़ रही है। तो आप देख लें कि जब L की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन द रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या हो रहा है, इंक्रीज इन रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क तो बढ़ रहा है, और रिस्टोरिंग टॉर्क अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जितना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा तो वो पेंडुलम उतना स्पीडली जो है सो अपने नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को गेन करेगा। सो इट विल फाइनली स्पीड अप द पेंडुलम, और स्पीड अप मतलब कि टाइम पीरियड को ये कम करेगा। तो डिनोमिनेटर तो चाह रहा है कि टाइम पीरियड जो है सो कम हो जाए, पेंडुलम स्पीड अप हो जाए, पेंडुलम जल्दी जल्दी ऑक्सीलेट करे, ठीक है। लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं क्या चीज कि ऊपर वाला जो टर्म है, क्या वो टर्म नीचे वाला एल फैक्टर पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो आपको पता है कि मोमेंट ये जो रिजिड बॉडी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट ओ के अबाउट जो होता है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर हम निकालें तो हम लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोट ओ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी, दिस सेम रिजिड बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी m, इसका पूरा का पूरा मास कितना है, m है, इंटू डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ml पे स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस इक्वेशंस को लिखें तो आप लिख सकते हो 2 पाई रूट अंडर क्या चीज i सेंटर ऑफ मास और प्लस क्या चीज तो m l स्क्वायर और बाई क्या चीज तो mgl। अब आप देखो कि पहले तो आपको लग रहा था कि जब आप l को बढ़ा रहे हो तो रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ा रहे हो, और रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ा रहे हो तो आप स्पीड अप कर रहे हो पेंडुलम को। लेकिन साथ साथ आप एक चीज और देख रहे हो क्या चीज कि जब l को बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला टर्म भी तो भागा जा रहा है इस ml स्क्वायर की वजह से। तो ये जो ऊपर वाला टर्म भागा जा रहा है तो कहीं ना कहीं फिर तुम स्लो भी तो कर रहे हो पेंडुलम को। तो नीचे वाला टर्म तो कह रहा है क्या चीज कि भैया पेंडुलम को फास्ट कर रहा हूं, लेकिन सिमिलरली उस एल के घटने या बढ़ने से ऊपर वाला टर्म कह रहा है कि पेंडुलम स्लो हो जा रहा है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह का टग ऑफ वार है नीचे और ऊपर वाले टर्म के बीच में। तो आप अगर ऐसा सिचुएशंस आपसे कभी पूछा जाए कि इस टग ऑफ वार का सॉल्यूशन क्या है, तो आप समझ जाएं कि देयर मस्ट बी ए स्पेशल पाइवोट पॉइंट वेयर द टाइम पीरियड ऑफ द फिजिकल पेंडुलम बिकम्स मिनिमम।
तो इस जो ये जो एल का जो भागदौड़ है, ये जो एल का जो वेरिएशन आप कर रहे हैं ना, तो एल का एक ऐसा वैल्यू भी है जहां पे कि इस रिजिड बॉडी का जो मतलब टाइम पीरियड होगा इसका, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और वो पॉइंट जो होगा, ठीक है, एक स्टेबल पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि व्हाट इज द स्पेशल पॉइंट जिसके अबाउट किसी रिजिड बॉडी का टाइम पीरियड जो है वो मिनिमम होगा, अगर उस पॉइंट के अबाउट उसको पाइवोट किया जाए। और क्लॉक मेकर्स जो घड़ी बनाते हैं वो इस प्रिंसिपल का क्यों यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट मेक्स द पेंडुलम क्लॉक कीप टिकिंग सो एक्यूरेटली फॉर सेंचुरीज, आखिर क्या है जो इसको सेंचुरीज तक क्लॉक को मतलब इतना एक्यूरेटली टिक करता रहता है।